वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में रीसेंट किताब के सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सेंडल पीक। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो अरब सागर में जो स्थित भारतीय द्वीप हैं इनकी मुख्य विशेषता है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वह गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? ये जो आदम का पुल है यह भारत और श्रीलंका के मध्य में है। अगला प्रश्न है, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ये जो आबो जनजाति है यह आपके असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आपके उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में स्थित है। अगला प्रश्न है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? यह कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से पढ़ लेते हैं एक बार। तो पहला राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये कार्डमम या फिर इलायची की जो पहाड़ी है वह है आपके केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद है ये आपके कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य थे? आपका उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? जो संविधान में आपात उपबंध है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? जो भारतीय संविधान सभा यह है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई थी? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो जो हमारा भारत है वह पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 नवंबर 1949 को बना। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा एक बार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान में जो संघीय शब्द है इसका प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो संविधान में के
अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है हमारा भारत या इंडिया है वह राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान हुआ है 26 जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के जो सलाहकार थे तो वे थे VN राव। अगला प्रश्न है सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है? आपका उत्तर हो जाएगा संघीय प्रणाली में। अगला प्रश्न है भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक लोकतंत्र देश है। अगला प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वह इंग्लैंड से ली गई है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा भाग 2 नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संघवाद निकट है। तो भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना है वह कनाडा से ली गई है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता VR अम्बेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? आपका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये मुंबई बंदरगाह है, इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो जो गुजरात राज्य है इसकी समुद्र रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद और नैनी के मध्य। इलाहाबाद और नैनी के मध्य 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? जो कोंकण रेल मार्ग है यह पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोया जनजाति है आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोलकाता और मुंबई को भोरघाट दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कोलकाता हल्दिया कहलाता है। अगला प्रश्न है अंतर सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो इन्हें सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न है पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है धरातली भूकंप में तरंगें किसके आकार की होती हैं? तो धरातली भूकंप में तरंगें जो होती हैं वह L के आकार की होती हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है। अगला प्रश्न है रिएक्टर से किसकी तीव्रता मापी जाती है? जो रिएक्टर स्केल है इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीर की मृत्यु हुई है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर मगहर में। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो विश्व के सबसे अधिक भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। अगला प्रश्न है कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म लहर तारा तालाब के निकट
काशी में हुआ था। अगला प्रश्न है सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी शब्द है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। अगला प्रश्न है जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा भूकंप मूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? तो भूकंप की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक सागर है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रामानंद। अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर के कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 68। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? तो भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः 8000 से 10,000 बार भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न है सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो सुनामी के आने का मुख्य कारण भूकंप होता है। अगला प्रश्न है कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। अगला प्रश्न है भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है? तो भूकंप की जो सुनामी ये घटना है यह धरातल पर न होकर जल में होती है। अगला प्रश्न है भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंपीय जो तरंगें होती हैं इसे मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने के अलावा भी मरकेली पैमाना है, इससे भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु थे दादाजी गुंडदेव। अगला प्रश्न है शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो शिवाजी के शासन काल में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला प्रश्न है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। अगला प्रश्न है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहते थे? तो उसे सुमंत कहते थे। अगला प्रश्न है शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1880 में। अगला प्रश्न है शिवाजी के राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो शिवाजी के राज्य में आय का जो प्रमुख स्रोत था वह था चौथ और सरदेशमुख। यह हर साल वसूल किया जाने वाला कर था। अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था महाराष्ट्र के रायगढ़ में। अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेर किले में हुआ था। अगला प्रश्न है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? राष्ट्रकूट थे, इनका पतन तैलप ने किया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन। अगला प्रश्न है रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रायदासी संप्रदाय की जो स्थापना है वह रैदास ने की थी या फिर रविदास। अगला प्रश्न है रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो रामानुज के जो अनुयायी थे उन्हें वैष्णव कहा जाता था। अगला प्रश्न है रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आपका उत्तर हो जाएगा रामचरित नामक ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं
किसके समकालीन थे? तो ये बादशाह अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित के लेखक कौन थे? तो उत्तर रामचरित के लेखक थे महाकवि भवभूति। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वह 1 मई 1897 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता के वेलूर मठ में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन के किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? तो जो लुम्बिनी है वह कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे कालिक तथा तपासु। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश था सभी वस्तुएं क्षणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है वह है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क जो किस वंश का था? तो यह कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध धर्म और संघ। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो बुद्ध काल में वाराणसी हाथी के दांतों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वह पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में मोगल पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया कहलाता है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभक्त होना था, तो वह संप्रदाय कौन से थे? तो ये थे हीनयान और महायान। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे, तो बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कोहक कहलाते थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य। तो बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त जो संथागार शब्द है इसका तात्पर्य था राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है वह महाविनिष्क्रमण कहलाती है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वह सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? तो ये मौर्य वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो गांधी फिल्म में जो गांधी की भूमिका है वह है वेन किंग्सले ने निभाई थी। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर जो परमाणु बम है वह 1945 में गिराया गया था। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो जो भाखड़ा नागल बांध है यह सतलुज नदी पर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अगला प्रश्न है, धनराज लेख किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का जो स्थान है वह अब पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो चौथ नामक जो कर है वह मराठों द्वारा लिया जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों का सही क्रम है? तो एक बार पढ़ते हैं कि मुगल जो बादशाह थे उनका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर से शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर ए आजम, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां ए आजम, फिर है उसके बाद आलमगीर, फिर है बहादुर शाह, उसके बाद है जहांदार शाह, फिर है फर्रुखसियाद, उसके बाद है रफ़ी उल दरजत, उसके बाद है शाहजहां द्वितीय, फिर है मोहम्मद शाह, फिर है अहमद शाह बहादुर, उसके बाद है आलमगीर द्वितीय, फिर है शाहजहां तृतीय, फिर उसके बाद है शाह आलम द्वितीय, फिर है अकबर शाह द्वितीय और अंतिम है बहादुर शाह द्वितीय। ये रहा है मुगल बादशाहों का सही क्रम। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जो भूदान आंदोलन है वह विनोबा भावे ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो भारत में अंग्रेजी जो शिक्षा है वह लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होती है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा? तो श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है वह है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है वह न्यूटन ने की थी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित है? तो जो खजुराहो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो विद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। अगला प्रश्न है, सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो सोनार समुद्री यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन हीलियम है। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है स्नायु कोशिका। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेक्यूरेल ने। अगला प्रश्न है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह अग्नाशय प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो हैजा। हैजा जो होता है वह जल संक्रामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है कम घनत्व। अगला प्रश्न है, ओम किसकी इकाई है? तो जो ओम है वह प्रतिरोध की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है इसे मापने के लिए ऑडियोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पॉलीट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉलीट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के जो टीका है इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? जो वॉशिंग मशीन की जो कार्यप्रणाली है वह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीज की फसल सहायक होती है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान का जनक माना जाता है लियोनार्डो दा विंची को। अगला प्रश्न है, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो जीव विकास को सबसे पहले समझाया था लेमार्क ने। अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्य का CGS मात्रक क्या होता है? तो कार्य का CGS मात्रक अर्ग होता है। अगला प्रश्न है, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो रक्त के जमने में कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है स्फिग्मोमेनोमीटर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब मापा गया? तो सर्वप्रथम घोड़ा में रक्त दाब मापा गया था। अगला प्रश्न है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? तो लैंगरहैंस की दीपिका अग्नाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला कौन सी है जिन्हें भौतिकी और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था? आपका उत्तर हो जाएगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी प्रथम महिला हैं जिनको भौतिकी और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो कोलकाता नदी बंदरगाह का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कोलकाता और दिल्ली किससे जुड़े हैं? तो कोलकाता और जो दिल्ली है वह NH2 मार्ग द्वारा जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के पेरम्बूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो भारत के महाराष्ट्र के मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? तो कोंकण रेलवे रोहा और बेंगलोर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मृत्यु दर की दी गई अवधि में मौतों की संख्या क्या है? तो मौतों की संख्या मैक्रो है। अगला प्रश्न है, एक ही जाति से संबंधित व्यक्तियों की संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान निवास पर आए उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप्रवासन कहते हैं। अगला प्रश्न है,
जन्म दर माप क्या है? तो जन्म दर माप एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के मध्य है? तो यह है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। यह 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में स्थित है। यह 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। अगला प्रश्न है, 17वीं समांतर रेखा। जो 17वीं समांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के मध्य है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को 2 भागों में बांटती थी। अगला प्रश्न है, 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। अगला प्रश्न है, 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में है। कोरिया को 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, 49वीं समांतर रेखा। तो 49वीं समांतर रेखा यह अमेरिका और कनाडा के मध्य में है। यह रेखा अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, सीज फ्राइड रेखा। तो जो सीज फ्राइड रेखा है यह जर्मनी और फ्रांस के मध्य में है। यह जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी। अगला प्रश्न है, ओडरनास रेखा। ओडरनास रेखा है वह जर्मनी और पोलैंड के मध्य में है। यह सेकंड विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। कब की गई थी? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसके बाद निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, मैगीनाट रेखा। ये मैगीनाट रेखा है वह जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य में है। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। अगला प्रश्न है, हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य में है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। अब यहाँ से अनुसंधान और उसके मुख्यालय देख लेते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान। तो भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान जो है वह भी देहरादून में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान है ये आपकी इज्जतनगर में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है ये आपकी नागपुर में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है यह आपकी बीकानेर में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। जो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है वह आपकी हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान आपके नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वह नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है प्रयागराज में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय मृदा और लवणता अनुसंधान आपकी करनाल में है। अगला प्रश्न है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये आपकी बंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र। तो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र आपके देहरादून में है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय यह आपकी नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास। तो यह केंद्र आपके कोयम्बटूर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है यह आपके कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ये आपके कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान ये आपकी
झांसी में है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान यह आपके जोधपुर में है। अगला प्रश्न है मौसम भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपकी नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम वेधशाला। तो भारतीय जो मौसम वेधशाला है वह आपकी पूना में है। अगला प्रश्न है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आपके चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान आपकी लखनऊ में है। अगला प्रश्न है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आपकी झारखंड के धनबाद में है। अगला प्रश्न है भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान। तो भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान आपकी कोलकाता में है। अगला प्रश्न है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। तो ये आपकी केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है आपके झारखंड के जादूगोड़ा में है। यहाँ से हम चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? तो अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का जो पहला हिस्सा होता है वह है प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपल्शन मॉड्यूल कहलाता है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन में कुल कितना खर्चा हुआ? तो चंद्रयान 3 मिशन में कुल 615 करोड़ का खर्चा हुआ। अगला प्रश्न है इस बार इसरो ने लैंडर और रोवर का नाम क्या रखा? तो यह प्रज्ञान रखा था। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? तो चंद्रयान 3 मिशन के जो निर्देशक है वह है सी सेतुकरीधर। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो चंद्रयान 2 के समय थे के शिवान। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो अंतरिक्ष मंत्रालय नरेंद्र मोदी के पास है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा कौन सा मिशन है? तो यह भारत का तीसरा मिशन है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 का भार कितना है? तो चंद्रयान 3 का भार है 39 किलोग्राम। अगला प्रश्न है चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। अगला प्रश्न है मिशन का समय काल कितना रहा? तो मिशन का समय काल 1 लूनार है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 को किया गया था LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है पहला चंद्रमा मिशन कब हुआ? तो पहला चंद्रमा मिशन हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में। अगला प्रश्न है दूसरा चंद्रमा मिशन। दूसरा चंद्रमा मिशन हुआ था 22 जुलाई 2019 में। अगला प्रश्न है तीसरा चंद्रयान मिशन कब हुआ? तो तीसरा चंद्रमा मिशन हुआ था 14 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? तो चंद्रयान 2 जो है GSLV MK3 से लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। अगला प्रश्न है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं M सोमनाथ। अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो भारत के मून मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो चंद्रयान 3 हुआ है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। अगला प्रश्न है चंद्रमा के किस हिस्से पर चंद्रयान 3 उतारा गया? तो यह उतारा गया है चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया है? तो यह C-25 क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सही जगह पहुंचाने में कितने दिन लगे? तो यह 42 दिन लगे हैं। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो यह पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए लोकप्रिय कहाँ है? तो यह मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान है, यह केरल में है जो हाथियों के लिए लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है काला हिरण। अगला प्रश्न है
राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया जाता है? तो यह कविता के लिए सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, रत्नागिरी की खदानें किस राज्य में पाई जाती है? तो जो रत्नागिरी की खदानें हैं यह आपके महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है, मोरमुगाओ बंदरगाह में है? तो मोरमुगाओ जो बंदरगाह है वह गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूरज कुंड शिल्प मेला की स्थिति में आयोजित किया जाता है? तो यह हरियाणा में सूरज कुंड शिल्प मेला है, यह हरियाणा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधि पौधे के साथ काम किया था? तो यह असीमा चटर्जी थी। असीमा चटर्जी पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधि पौधों के साथ काम किया था। अगला प्रश्न है, फॉक्सटेल आर्किड किस राज्य का फूल है? तो यह आपके अरुणाचल प्रदेश का फूल है। अगला प्रश्न है, आईसीटी का सामान्य संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो आईसीटी का संक्षिप्त नाम होगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्मारकों के समूह में पाया जा सकता है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश के स्मारकों के समूह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में कौन सी नदी नहीं बहती? तो अरब सागर में आपकी महानदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा के रूप में जानी जाती है? तो यह पद्मा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पानी पर आधारित वस्तुएं तैरती हैं? तो पानी पर आधारित वस्तुएं आर्किमिडीज सिद्धांत पर तैरती हैं। अगला प्रश्न है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो जो राजाजी नेशनल पार्क है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।